मेरी शादीशुदा बहन फौत हुई तो मैंने बहनोई से शादी करने के लिए जिद शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बहनोई पैसे वाला था और मेरी बहन को बहुत खुश रखता था। मगर शादी के कुछ अरसे बाद मेरी बहन बहुत बीमार हो गई। बहनोई ने शहर के बहुत ही बड़े और महंगे अस्पताल से उसका इलाज करवाया, मगर मेरी बहन बच नहीं पाई थी, वो फौत हो गई थी। बहनोई भी बहुत उदास था। मेरा रिश्ता मेरे मामू के बेटे से तय हो चुका था और 4 माह बाद शादी थी, मगर वो मेरे बहनोई से कम खूबसूरत और बहनोई की तरह दौलतमंद भी नहीं था। मैंने बड़ी चालाकी से अपने बहनोई को अपनी मुट्ठी में किया और कहा वो मेरे लिए रिश्ता भेज दे। जब मेरे बहनोई की माँ मेरा रिश्ता मांगने आई तो घर वालों ने इनकार कर दिया, मगर मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं बहनोई से शादी करना चाहती हूँ। तंग आकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी बहनोई से कर दी। बहनोई भी बहुत खुश था। फरहाना बाजी को मैंने हमेशा शादी के बाद खुश और सजे सवरे देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। अपनी शादी के बाद पहली बार मैंने उनके कमरे में दुल्हन के रूप में कदम रखा तो दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर नजर पड़ते ही मैं उसके करीब आई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से मुंह मोड़ गई हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपनी सारी खुशियां मेरी झोली में डालने के लिए ही दुनिया में आई थी। ये कहकर एक प्यार भरी नजर उसकी तस्वीर पर डालने के बाद मैं उजले अरूसी में आकर बैठ गई। अब मुझे अजहर का इंतजार था। आने वाले हसीन लम्हात का सोचकर ही मैं शर्म से सिमट रही थी। उसी वक्त दरवाजे की नाप घुमाने की आवाज सुनाई दी तो मैंने नजर झुकाकर घूंघट गिरा लिया। अजहर चलते हुए बेड के करीब आए और जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे इसी तरह खामोशी से वापस चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने हैरान होकर अपना चेहरा बाहर निकाला तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने लगी मेरी बाजी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई कि अजहर 1 साल बाद भी बीवी की मौत का दुख नहीं भुला सके हैं। उन्हें उस वक्त मेरी दिलजोई की जरूरत थी। मैं ये सोचकर अपनी जगह से उठी और उनके ताक़ुब में चली गई। मैं उन्हें तसल्ली के 2 बोल कहकर उनको बहलाना चाहती थी ताकि फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर सकें। मैं कमरे से बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे में जाने लगी तो वो लॉक था। मैं हैरान खड़ी रह गई। मुझे अपने भारी और कामदार लिबास से उलझन होने लगी। सुबह से रात तक बेआराम रहने की वजह से मुझे नींद भी आने लगी थी। सो मैं अपना भारी लिबास संभालते हुए कमरे में वापस आई और कपड़े तब्दील करके सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अजहर बेड के किनारे बैठे हुए थे और मेरी सास उनसे नाश्ते का पूछ रही थी। नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो, अजहर ने इतने प्यार से कहा कि पिछली रात की बदमज़गी को भुलाकर मैं मुस्कुरा दी। उसी वक्त मेरी नजर सामने दीवार पर लगी बाजी की तस्वीर पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था सो मैं फ्रेश होने चली गई। मैंने और अजहर ने अपने कमरे में बड़े खुशगवार माहौल में नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद अजहर के कुछ दोस्त मिलने आए तो वो उनके साथ चले गए जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में गुजर गया। आज मैं बहुत पुरसकून थी और मुझे अजहर का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्दी हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने लगेंगे। मगर रात हुई और मैं उनका इंतजार करने लगी तो मुझे सख्त मायूसी हुई, क्योंकि पिछली रात की तरह आज रात भी अजहर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं परेशान सी बैठी उन्हें देखती रह गई। मुझे उन पर रहम आने लगा, साथ ही बाजी की किस्मत पर रश्क भी। जिसे इतनी चाहत करने वाला शोहर मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। खैर मैं कमरे से निकली और अजहर के पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी तो वो कमरा लॉक कर चुके थे। मैं बेबसी से वहीं खड़ी रह गई। अंदर से अजहर के कुछ बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी से बातें कर रहे हों। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर बागौर सुनना चाहा तो मुझे कोई लफ्ज समझ नहीं आया। तभी मेरी सास मुझे आती हुई नजर आई। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं अब क्या बताती कि वलीमे की दुल्हन अपने शोहर के पीछे भाग रही है और वो उससे जान छुड़वा कर खुद को दूसरे कमरे में कैद कर चुका है।
वो खुद ही मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र ना करो, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूसी भरे कदमों से अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर लेटकर बाजी और अजहर की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। हम दो बहनें थीं। फरहाना बाजी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत प्यार और मोहब्बत से की थी। जुबान से कोई फरमाइश करने की देर होती और वो पूरा कर देते। फरहाना बाजी की पढ़ाई का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो उनके लिए मुख्तलिफ रिश्ते आने लगे, मगर हमारे वालिदैन इस मामले में किसी किस्म की जोरों जबरदस्ती के कायल नहीं थे। सो उन्होंने फैसले का अख्तियार बाजी को सौंप रखा था। जब मेरी अम्मी की दोस्त के बेटे अजहर का रिश्ता आया तो अम्मी बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर बाजी ने हाँ कर दी, क्योंकि अजहर अम्मी अब्बू को बहुत पसंद करते थे और अजहर ने खुद फरहाना बाजी को एक तकरीब में देखकर पसंद किया था। मैंने उनकी शादी को बहुत एंजॉय किया था। इकलौती साली होने की वजह से मुझे खास अहमियत हासिल थी। मैंने अक्सर अपनी बाजी को अजीब सी कश्मकश में मुब्तला देखा था, खास तौर पर जब मैं उनके घर रहने आती तो वो रात को कई कई घंटे बाहर वॉक कर रही होती। मैंने जब भी उनसे वजह जानना चाही, वो हंसकर टाल जाती और कहती, बस यूं ही अंदर कमरे में दिल घबरा गया था, इसलिए बाहर आ गई हूँ। इस बात का जिक्र एक बार मैंने अपनी अम्मी से किया तो वो भी हंसकर बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगता ही है। बाजी जब भी मिलने के लिए आती वो सजी संवरी और खुशबाश होती थी, इसलिए मैंने भी इस वहम को दिल से निकाल दिया। मगर एक बार रात के वक्त अजहर बाजी को रात रुकने के लिए हमारे घर छोड़ने आए तो मुझे उनका अंदाज कुछ मशकूक लगा, जैसे वो नशे में हो या फिर नींद के जेरे असर, और उस दिन वो शायद जल्दी में भी थे। तभी बाजी को ड्रॉप करते ही गाड़ी उड़ा ले गए थे। मैंने बाजी से इस बारे में पूछना चाहा, मगर जब उनके कमरे में गई तो वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे में वापस चली गई। अगली सुबह ये बात मैंने बाजी से पूछी तो वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमारी छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद ही अजहर बेताबी से बाजी को लेने आए और उनसे माफी मांगी। बाजी की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, मगर अचानक कुछ माह बाद उनकी मौत की खबर हम सबके दिल पर बिजली बनकर गिरी थी। सास ने कहा था कि बाजी को एकदम सीने में दर्द उठा था, जो शायद हार्ट अटैक था, जिसकी वजह से वो बच ना सकी। हमारा इस सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, मगर जालिम वक्त जो हर वक्त दुख पर मरहम रख ही देता है। सो कुछ वक्त गुजरा तो हम भी अपनी मामलाती जिंदगी में वापस लौट गए। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी अजहर से कर दी ताकि मैं भी बाजी की तरह उनके साथ खुश रह सकूं, मगर उनका रवैया मेरी समझ से बालातर था। दिन में ठीक रहते और रात होते ही बाजी की तस्वीर दूसरे कमरे में ले जा उससे बातें करते। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, मगर अभी तक ये मौका नहीं मिला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम नींद की आगोश में चली गई। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक अंधेरे कमरे में फरहाना बाजी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों को इधर उधर घुमाते हुए बाजी को छूने की कोशिश कर रही थी। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं? तंग आकर मैंने कहा तो वो रोते हुए बोली, तुम मुझे तभी पा सकोगी अगर तुम मुझे इंसाफ दिला दो। सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं उनके अल्फाज पर गौर करती और कोई सवाल पूछती, मेरी आंख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, शायद लाइट जा चुकी थी या किसी खराबी की वजह से बंद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, मगर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मेरे जहन में तो बस अपनी बहन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। एक बात बताना मैं भूल गई कि मेरी बहन बहुत नेक थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी और बहुत इबादत करती थी। कई बार मैंने उसे तहज्जुद पढ़ते भी देखा था। अगली सुबह अजहर के बाहर जाने के बाद मैं टहलते हुए बराबर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। उस कमरे में सोफे सेट और एक अलमारी के अलावा कोई दूसरा सामान नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो कुछ दवाओं के खाली रैपर मेरी नजर से गुजरे। मैंने उन्हें उठाकर उलट पुलट कर देखा। वो शायद बाजी की दवाएं थी, क्योंकि मैं अक्सर उनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान ना दिया, मगर उस दवा का नाम पढ़कर मैं चौंक गई। मैं समझी शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है।
मैं वो रैपर वहीं रखकर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपर बैग ऊपर वाले दराज से मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो उसी नशा आवर दवाओं से भरा हुआ था। मुझे शदीद हैरत हुई और मैंने वो बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो अजहर बेचैन से इधर उधर टहलने लगे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज गुम हो गई हो। मैंने उनकी बेचैनी महसूस कर ली, लेकिन मैं साफ नजर अंदाज कर गई, क्योंकि अगर वो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते थे तो ये एक अच्छी बीवी होने के नाते मैंने उनकी ये आदत खत्म करनी थी। शायद इसीलिए बाजी भी उनकी दवाएं अपने बैग में रख लेती थी ताकि उनकी आदत छुड़वा सके। मैं जानती थी कि उनकी पसंदीदा डिश कढ़ाई गोश्त है, मैं किचन में बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। मैं आज इस बात पर अमल करके अजहर का दिल जीतना चाहती थी। बाजी भी अजहर का मूड बेहतर करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश जरूर बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद मुलाजमा से टेबल सेट करवाया और हम डिनर करने लगे। अजहर को खाना बहुत पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और दिल खोलकर तारीफ की। क्या तुम इतना मजेदार खाना बनाने पर तोहफा लेना चाहोगी? अजहर के इस गैर मुतवक्का सवाल पर मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। सवाल से ज्यादा उनका पूछने का अंदाज अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी इस बात का सास की मौजूदगी में क्या जवाब दूं। मैं खामोश रही। एक बार फिर अजहर ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने जल्दी से मुझे एक काम से किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो वो अपने बेटे को धीमी आवाज में जाने क्या कह रही थी। मुझे अजहर का इस तरह का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और उसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने इस जैसे शख्स के लिए मेरी जिंदगी तबाह क्यों की? वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन और उसकी बीवी की मौत के सदमे ने उसे निढाल कर दिया था और अपने गम को भुलाने के लिए वो इस सब में मुब्तला हुआ है। मैं उसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर से सोने के लिए आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत सामने आई। वो मुझसे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? बाजी को यूं ख्वाब में तड़पता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं बाजी की मौत हादसाती थी या फिर कुछ और था। सास ने बताया था कि बाजी को हार्ट अटैक हुआ था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त तो ना कुछ पूछने का होश था और ना ही किसी किस्म का शक था, मगर अब बाजी को यूं ख्वाब में देखना एक गैर मामूली बात थी। मैंने अपने कमरे को छान मारा कि मुझे अस्पताल की वो रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत डिक्लेयर की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले। मगर कमरे में ऐसा कोई कागज नहीं मिला। सुबह शोर के घर से बाहर जाते ही उसके कमरे की सफाई के बहाने से वहां से भी देख लिया, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। अलमारी से अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी। ये अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को करार आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई थी कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन यूं ही अजहर के धूप छांव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे। एक रात मैंने यूं ही देखा कि जब वो दूसरे कमरे के अंदर गया था तो उसके हाथ में एक नहीं दो फ्रेम थे। एक तो मैं पहचान गई थी, वो आप ही की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया बनवाया गया था। मगर सस्पेंस की बात तो ये थी कि उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और फिर सोने की अदाकारी करने लगी। आज रात मैं जरूर वो राज जानना चाहती थी जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया कि हस्बे मामूल अजहर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर हाथ में लेकर कुछ देर रुककर मुझे देखते रहे, जब तक कि उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने आंखें खोलकर उनकी पुश्त को देखा और जैसे ही वो दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। वह मुझे सोता देखकर कमरा लॉक किए बगैर ही दूसरे कमरे में मौजूद थे। कुछ देर गुजरी तो मैं बेआवाज कदमों से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बराबर वाले कमरे के सामने आ रुकी। मैंने दरवाजे की नाप आहिस्ता से घुमाई तो दरवाजा खुलता चला गया।
میں نے کمرے میں چپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی، میں تمہیں اداس نہیں دے سکتا اور وہ جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر پسند بھی کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصویروں کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کی دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں میلوں کا سفر پیدل ہی طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے، باجی کے ساتھ شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی کرہاتی آواز نے مجھے پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دیں۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے تئیں میں نپٹا چکی تھی، پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئیں۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے، سو میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھیں اور الماری کے لاک دروازے مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کے پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوس سی کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشان سی آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کر دے دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لوں۔ میں نے تابعداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولے، یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزے کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈنگ کال پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ ساس کافی دیر تک بات کرتی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر سے ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی ہے۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا سا لفظ ہے، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ساس کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے، میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہکا ابھرا تھا، مت بھولیے سلمہ صاحبہ کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل ہے اور اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں ورنہ یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر سے کام لیجیے۔
इलाज की इतनी भी क्या जल्दी है, हो सके तो विजिट कर ले, और हाँ, मेरी जरूरियात याद से लेकर आइएगा, मैं दवाई तब्दील कर दूंगा, सब सेट हो जाएगा। आगे भी कॉल चल रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे, मगर इतना सुनने के बाद सुनने और समझने की सलाहियत से ही महरूम हो चुकी थी। सदमे से मेरा बुरा हाल हो चुका था। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन ख्वाब में आकर मुझसे किस इंसाफ का तकाजा कर रही है। मैंने मोबाइल को एहतियात से तकिए के नीचे रखा और दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो अजहर बेचैनी से सामने खड़े थे। तुम सोई नहीं हो? उसने अपनी गहरी नजरें मेरे चेहरे पर जमाकर कहा तो मैं खुद को संभालते हुए बोली, बस सोने लगी हूँ। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम पिज्जा खा चुकी हो? मैंने सर हिलाया और बोली, हाँ, बहुत मजेदार था। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया और वो वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और साथ ही मेरा जब्त खत्म हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक यूं ही बेहाल से बैठे रहने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और उठकर तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और अपने वालिदैन को फोन करके सारी बात उन्हें बताई। उनके लिए भी इन सारी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मेरे बाबा ने मुझे तसल्ली दी और पुलिस को कॉल करने का कहा, क्योंकि उस वक्त मेरी अपनी जान भी खतरे में थी। मैंने फोन बंद करके अपने आंसू साफ किए और पुलिस को कॉल कर दी और पूरी बात बताने के बाद एड्रेस समझा दिया। आने वाले वक्त का सोचकर मेरा दिल सहम रहा था, लेकिन अपनी बहन की तड़पती रूह को इंसाफ दिलाने और अपनी जान बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने घर पर छापा मारकर अजहर और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। अजहर, जो मुझे मुर्दा हालत में देखने के लिए उस रात खुशी से टहलते हुए मेरे मरने का इंतजार कर रहा था, अपनी इज्जत अफसाई के लिए पुलिस को आता देखकर हैरान रह गया। मैंने अपनी सास की कॉल रिकॉर्डिंग और जहर मिला पिज्जा पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके जरिए अजहर और उसके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में बहुत मदद मिली। उनका केस अदालत में चला और अजहर को पागल खाने भेज दिया गया। वो जहनी मरीज था जो खूबसूरत लड़कियों से नफरत करता था। जेली डॉक्टर के साथ मेरी सास को भी 10 साल की सजा सुना दी गई। उसी डॉक्टर ने बाजी की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। सास ने जाली और लालची डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए अपने नफसियाती बेटे की शादी ये सोचकर कर दी थी कि जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरे लिए अब वहाँ कुछ बाकी नहीं बचा था, सो मैंने अपने वालिदैन की मदद से जल्द से जल्द अदालत के जरिए अजहर से खुला ले ली। मेरे वालिदैन ने मुझे खुले दिल से गले लगाया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे माँ बाप को इस बात का एहसास अच्छी तरह हो गया था कि रोती हुई बेटी का दुख तो सबको नजर आ जाता है, मगर हंसती हुई बेटी की जिंदगी के दुख को समझ लेना ही असल बात है। अगर वो इस बात को पहले समझ लेते तो शायद मेरी बाजी के साथ ये हादसा पेश न आता। मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू किया और आला तालीम हासिल करके अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब मेरी बहुत अच्छी जॉब है और मैं अपने माँ बाप के घर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। गुजरा हुआ वक्त एक बुरे ख्वाब की तरह भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। यादें अच्छी हों या बुरी, भुलाने में वक्त तो लगता ही है और मैं जानती हूँ कि एक रोज मैं सब कुछ भुलाने में कामयाब हो जाऊंगी। अपनी बाजी को ख्वाब में हंसता मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही ये सोचकर दिल पुरसुकून हो जाता है कि मैंने उनसे किया अपना वादा निभाया था और इंसाफ दिलवाया था। उनकी याद एक प्यारी सी मुस्कुराहट की सूरत मेरे चेहरे पर आबाद रहती है।